नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पदार्थ या द्रव्य, तत्व एवं यौगिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम मिश्रण को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मांड में वह सब कुछ जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका आयतन होता है, जो दबाव डालता है, साथ ही ऊर्जा द्वारा जिसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है और जिसका अनुभव हमारे ज्ञान इंद्रियों से हो सकता है, उसे ही क्या कहा जाता है? द्रव्य या पदार्थ या मैटर कहा जाता है। राइट। अब देखिए, यदि पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर बना है, या फिर यदि कोई पदार्थ एक समान रासायनिक प्रवृत्ति के कणों से मिलकर बना है या एक समान कणों से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ कहा जाता है या प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। जो शुद्ध पदार्थ है उसका मूल रूप ही क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तो शुद्ध पदार्थ का मूल रूप, जिसे और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा और अधिक छोटे अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता है, वही क्या होता है? तत्व होता है। या वह शुद्ध पदार्थ जो मूल रूप में होता है, जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो तत्व कहलाता है। अब यौगिक के बारे में हमने समझा था, क्लियर, कि जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन करते हैं तो उससे ही यौगिक का निर्माण होता है। राइट। और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य घटक होता है, साथ ही साथ कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच में रासायनिक बंध होता है, उन तत्वों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। फिर ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य घटक नहीं होता है, साथ ही कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच में रासायनिक बंध नहीं होता है, उनको अकार्बनिक जो है यौगिक कहा जाता है। क्लियर। साथ ही ये हमने पिछली लेक्चर में जो था हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम यहां से जो है मिश्रण के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है। राइट। तो मिश्रण की परिभाषा देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में या अनिश्चित अनुपात में इस प्रकार उनको मिलाया जाए कि उनका रासायनिक जो गुण है, राइट, वो परिवर्तित ना हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिकों को किसी भी अनुपात में या अनिश्चित अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि उसके जो घटक हैं, चाहे तत्व हो या यौगिक हो, उनका रासायनिक गुण जो है परिवर्तित ना हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। राइट। अब यहां से एक चीज बहुत अच्छे से समझिए कि एक तो यहां पर जो है मिश्रण की परिभाषा पूछी जा सकती है। राइट। तो यहां पर मिश्रण की परिभाषा ये मैंने बता दी है। तो 5 नंबर में पूछा जाए कि मिश्रण क्या होता है, समझाइए। तो मिश्रण की परिभाषा और ये पॉइंट लिखने हैं। या फिर जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में यौगिक एवं मिश्रण में क्या है, अंतर पूछा जाए, जो कि पूछा ही जाएगा। इसीलिए अगर आप देखें तो पुराने जो पिछली जो लेक्चर था उसमें मैंने यौगिक के जो जितनी भी विशेषताएं थी उनको भी बताया था, और अब मैं मिश्रण के बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ पर मैं अंतर भी बताता चलूंगा ताकि हमारा मिश्रण भी समझ में आ जाए, और अगर अंतर पूछा जाए तो ये भी हमको समझ में आ जाए। राइट। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को, यौगिकों को इस प्रकार अनिश्चित अनुपात में या किसी भी अनुपात में मिलाया जाए कि उस मिश्रण के अवयवों, जैसे दो तत्वों या यौगिकों के जो है रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते, तो उसको ही मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण में तत्व या यौगिक केवल मिलते हैं और इनके मिलने से जो नया पदार्थ तैयार होता है, उसके जो है नए पदार्थ के गुणधर्म जो है वो परिवर्तित नहीं होते।
जैसा कि मैंने बताया था यौगिक में जब दो तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलकर रासायनिक जो है संगठन करते हैं तो उससे जो नया पदार्थ होता है उसके गुण उसके अवयवों से पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। जैसे हमने देखा कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है, और जल के जो गुण हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पूरी तरीके से क्या होते हैं, अलग होते हैं। परंतु तत्व और यौगिक अगर इस प्रकार मिलाएं कि उनके रासायनिक संगठन परिवर्तित ना हो, अर्थात मिश्रण से जो नया पदार्थ बनता है उससे कोई नया पदार्थ जो है निर्मित नहीं होता है, और ना ही जो है नए गुणधर्म क्या होते हैं, विकसित होते हैं। अर्थात मिश्रण में जो भी तत्व है उसके ही जो गुणधर्म है वो क्या होते हैं, परिलक्षित होते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो मिश्रण का संगठन है ये कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। राइट, उदाहरण के लिए जो है शरबत हो जाएगा। राइट, अगर आप क्या करें कि अगर आप एक गिलास में अगर जल में चीनी डालते हैं, 1 चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे, 3 चम्मच डालेंगे, जितनी मर्जी हो उतनी शक्कर आप डाल सकते हैं, इससे मिश्रण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जो अगर हम यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक का जो संगठन है वो अपरिवर्तनीय होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहा कि H2O है, आपने कहा कि इसमें मजा नहीं आ रहा, हम इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु और डालेंगे तो H3O, ये जल का संगठन नहीं होता है। तो यौगिकों का कंपाउंड का जो संगठन होता है वो अपरिवर्तनीय होता है, परंतु मिश्रण का जो संगठन होता है वो परिवर्तनीय होता है। आप किसी भी मिश्रण में किसी भी तत्व या अवयव को उसको और अधिक घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मिश्रण में उपस्थित जो घटकों के गुणधर्म हैं, राइट, वो भी मिश्रण में क्या होते हैं, पृथक पृथक रहते हैं। राइट, उदाहरण के तौर पर अगर आप जो है जल में चीनी डालेंगे, राइट, अगर चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपको मिठास ज़्यादा लगेगी, लेकिन दोनों के गुणधर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। साथ ही जो यौगिक हैं उनको केवल और केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा ही जो निर्माणकारी अवयव हैं उनमें ही विभाजित किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा क्या किया जाता है, सुगमता से इसके अवयवों में विभाजित किया जा सकता है। यौगिक जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, वहीं मिश्रण जो है वो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उदाहरण होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं ठोसों का मिश्रण, तो ठोसों का मिश्रण क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। फिर द्रव और ठोस का मिश्रण, तो जल में चीनी का विलयन हो जाएगा। राइट, ठोस में ठोस का मिश्रण चीनी और नमक का मिश्रण हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, मिश्रण के उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मिश्रण भी समझ में आ गया होगा, और साथ ही यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है ये अगर प्रश्न आ जाए तो अब आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर मिश्रण के प्रकारों को समझते हैं। तो देखिए, मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, एक हो जाएगा समांगी मिश्रण और दूसरा क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। राइट, तो जो समांगी मिश्रण है, दरअसल मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि समांगी मिश्रण में, राइट, ऐसा मिश्रण जिसमें इसके जो घटक अवयव हैं वो एक दूसरे में इस प्रकार मिले हों कि पूरा मिश्रण एक जैसा लगे, तो वो समांगी मिश्रण होता है। और समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। वहीं एक होता है विषमांगी मिश्रण, जिसमें अगर घटक के जो कण हैं वो एक दूसरे में मिले हुए हों लेकिन पूरा का पूरा मिश्रण एक जैसा ना दिखे, तो वह विषमांगी मिश्रण होगा। और विषमांगी मिश्रण में एक होता है निलंबन, सस्पेंशन, और दूसरा होता है कोलाइड। तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 3-3 नंबर से प्रश्न तो मुख्य परीक्षा में लिखे हुए रखे हैं, जो कि कभी भी पूछे जाएंगे कि 3 नंबर पे जो टिप्पणी है वो समांगी मिश्रण से आ सकती है, विषमांगी मिश्रण से आ सकती है, विलयन पर आ सकती है, निलंबन पर आ सकती है और कोलाइड पर आ सकती है। फिर 5 नंबर का जो प्रश्न है वो विलयन से पूछा जा सकता है कि विलयन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित समझाइए। 5 नंबर में निलंबन पूछा जा सकता है, निलंबन क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए।
तो इस तरीके के जो कई प्रश्न है वो मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर मिश्रण के जो प्रकार हैं, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इनको समझते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, देखिए ऐसा मिश्रण जिसमें तत्व यौगिक इस तरीके से मिले हुए हों, या ऐसा मिश्रण जिसमें इसके घटक इस तरीके से मिले हुए हों कि पूरा मिश्रण एक समान प्रतीत हो, एक जैसा दिखे, राइट, उसे ही क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण कहा जाता है, राइट। और अगर आप इसका हिंदी विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम प्लस का अंगी, अर्थात समान अंग वाला, मतलब एक जैसा दिखे, राइट। तो ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से इस प्रकार मिले हुए हो कि पूरा मिश्रण एक जैसा प्रतीत हो या एक जैसा दिखे, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, विलयन भी कहा जाता है। जैसे हवा विभिन्न गैसों का क्या है, समांगी मिश्रण है। भाई आपको वायुमंडल बिल्कुल एक सा दिखता है, हवा हो जाएगा, या जल में चीनी का क्या हो जाएगा, विलयन। ये सभी जो है किसके, समांगी मिश्रण के उदाहरण है। अब विषमांगी मिश्रण को समझते हैं। तो देखिए विषमांगी मिश्रण को हम दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला तो यही कि ऐसा मिश्रण जिसमें इसके घटक इस प्रकार मिले हुए हो कि पूरा का पूरा मिश्रण एक समान ना दिखे, उसे क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। या और अधिक हम स्पष्ट शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें इसके घटक एक दूसरे में पूरी तरीके से मिले नहीं रहते हैं और मिश्रण के अलग अलग भागों में इसके घटकों का जो वितरण है वो अलग अलग होता है या फिर समरूप नहीं होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, विषमांग मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, जल और तेल का मिश्रण। जैसे ही आप जल को तेल में डालेंगे तो जल की परत अलग दिखेगी और तेल की परत अलग दिखेगी। या फिर क्या हो जाएगा, जल में बालू का क्या हो जाएगा, घोल हो जाएगा। तो जल में जैसे ही हम बालू को घोलेंगे तो बालू नीचे बैठ जाएगी जो कि बिल्कुल अलग ही प्रतीत होगी, और जल ऊपर क्या होगा, अलग ही तैरता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन जब जल में हम क्या करते हैं, चीनी को घोलते हैं, तो चीनी के कण जल में इस तरीके से मिल जाते हैं कि फिर अगर आप उनको ढूंढेंगे तब भी वो आपको दिखाई नहीं देंगे। मतलब पूरा का पूरा जो विलयन है वो आपको एक सा दिखाई देगा। परंतु जल में बालू देखेंगे, बालू का घोल जो है वो विषमांग मिश्रण हो जाएगा, या नमक और चीनी का क्या हो जाएगा, मिश्रण इत्यादि विषमांग मिश्रण के उदाहरण है, राइट। अब हमारे सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनकी उपलब्धता। तो दरअसल हम इसको भी पढ़ लेते हैं, ये भी मुख्य परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि तत्व, यौगिक एवं मिश्रण की उपलब्धता पर लिखिए। यह पूछा जा सकता है कि तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित है, यौगिक कितनी मात्रा में उपस्थित है, या किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तत्व, यौगिक एवं मिश्रण की जो उपलब्धता है इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं तत्व की उपलब्धता, राइट। तो तत्व क्या होता है, जो शुद्ध पदार्थ का मूल रूप है उसे ही क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। और हमारी प्रकृति में तत्वों की संख्या निश्चित है, राइट। और अभी तक जो ज्ञात तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है, 118 है। तो वर्तमान समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। हो सकता है कि कुछ वर्षों में एक आध और तत्व की जो है खोज हो जाए। तो वर्तमान समय में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। इन 118 में से 98 तत्व ऐसे हैं जो कि हमारी प्रकृति में मौजूद हैं। और इसमें भी अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूं तो 92 तत्व ऐसे हैं जो कि हमारी भूपर्पटी में आसानी से मौजूद हैं। तो हमारी पृथ्वी के किसी न किसी जगह पर 92 तत्व जो हैं वो उपस्थित होते हैं। वहीं बाकी के अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 तत्व ऐसे हैं जिनके ट्रेस कहीं कहीं पर मिले हुए हैं, अर्थात किसी चट्टान में, किसी ज्वालामुखी में, राइट, अन्य जगहों पर जो बाकी के तत्व हैं उनके छोटे छोटे ट्रेसेस जो हैं वो
प्राप्त हुए हैं। तो 92 जो तत्व है वो भूपर्पटी में उपलब्ध हैं और 6 के ट्रेसेस पाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो 98 तत्व हैं वो हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से मौजूद है। वहीं जो बचे 20 तत्व हैं वो कैसे हैं, मानव निर्मित तत्व हैं। तो यहाँ पर 98 तत्व जो है प्राकृतिक हैं, 20 तत्व क्या है, निर्मित है। अब ये जो 100 टोटल क्या है, 18 तत्व हैं। तो हमें पता है कि तत्व जो है 3 प्रकार का होता है, पहला धातु, अधातु और उपधातु। तो हम समझते हैं कि ये जो तत्व हैं इनमें से 118 में से जो 91 तत्व हैं ये क्या है, धातु हैं। फिर 22 क्या है, अधातु। तो 91 तत्व धातु हैं, फिर 22 तत्व क्या है, अधातु हैं और बचे 7 क्या है, उपधातु हैं। साथ ही हमने देखा था कि पदार्थ की भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्था पाई जाती, ठोस, द्रव, गैस। तो ये जो 118 तत्व हैं इनमें से 105 जो तत्व हैं वो ठोस अवस्था में मौजूद हैं। तो केवल और केवल जो 2 तत्व हैं वो द्रव अवस्था में मौजूद हैं और एक है धातु, एक है अधातु। पारा, अगर हम बात करते हैं तो कमरे के ताप पर जो है रूम टेम्परेचर पर पारा जो है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। साथ ही रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन जो कि क्या है, एक अधातु, ये भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो 105 जो तत्व हैं वो क्या है, ठोस है, 2 तत्व क्या है, लिक्विड है और 11 तत्व जो है वो क्या है, गैस है। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर जो है तत्वों का वर्गीकरण है। अब आपसे चाहे वो पूछ ले कि प्राकृतिक तत्व या कितनी धातु हैं, किसी भी तरीके से वर्गीकरण जो है वो पूछा जा सकता है। तो हमारी पृथ्वी पर 118 तत्व जो हैं वो मौजूद हैं और ये तत्व हमारी भूपर्पटी पर सभी देशों में समान संख्या में नहीं पाए जाते हैं। किसी देश में कोई तत्व अधिक पाया जाता है तो किसी अन्य देश में कोई अन्य तत्व अधिक पाया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में कोयला पाया जाता है, राइट, सोना चांदी कम मात्रा में पाया जाता है, तो किसी दूसरे देश में सोना चांदी अधिक मात्रा में पाया जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये जो तत्व हैं इनका वितरण अलग अलग जो है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में अलग अलग पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो आप पढ़ेंगे खनिजों के बारे में, राइट। तो हमारे देश में खनिज पाए जाते हैं जिसमें आप पढ़ते हैं लौह तत्व हो जाएगा, राइट, लोहा, चांदी, तांबा, राइट। तो खनिजों के रूप में जो तत्व हैं वो हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसको आपने भूगोल में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो फिलहाल में मुझे जो बताना है वो यही है कि तत्वों की संख्या 108 है, जिसमें से 98 प्राकृतिक हैं, बचे 20 कृत्रिम हैं। वहीं 105 जो है वो ठोस अवस्था में है, 2 द्रव में है और बाकी की 11 गैस अवस्था में है। इनमें से 91 धातु हैं, 22 अधातुएं हैं और बचे 7 क्या है, उपधातु हैं। अब अगर हम बात करते हैं यौगिक की, तो दरअसल जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन करते हैं तो यौगिक प्राप्त होते हैं और हमारी पृथ्वी पर यौगिकों की जो संख्या है वो बहुत अधिक है और जीवों में या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी संख्या तो बहुत ही अधिक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यौगिकों की संख्या भी क्या है, तत्वों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। फिर क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। भाई मिश्रण तो क्या है, तत्वों का या यौगिकों का अनिश्चित अनुपात में मिलाना ही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। तो जितने भी यौगिक हैं या जितने भी तत्व हैं आप उनको किसी भी अनुपात में मिला दें, कितने प्रकार के जो है मिश्रण प्राप्त हो जाएंगे। तो तत्वों की संख्या 118 है, यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मिश्रण की जो संख्या है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब हमारे सिलेबस में एक टॉपिक और मेंशन है कि तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, इनकी उपलब्धता, साथ ही इनकी प्रॉपर्टीज या विशेषता। तो इस पर से भी जो है विभिन्न प्रकार के जो यौगिक हैं उनके गुणों को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दरअसल जब हम अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम कई कंपाउंड पढ़ेंगे। तो कुछ लेक्चर बाद में जो है विभिन्न प्रकार के तत्व हैं या यौगिक हैं या मिश्रण है
उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर मैं आपको एक से एक अलग सेपरेट लेक्चर हम बनाएंगे, ताकि कभी भी 3 नंबर में किसी भी कंपाउंड से टिप्पणी आ जाए, राइट, धावन सोडा क्या होता है, राइट, NaCl क्या होता है, राइट, फिर नीलत होता क्या होता है। तो इस तरीके के जो 3 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं या महत्वपूर्ण जो यौगिक हैं उनको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये हमने इनकी उपलब्धता को समझ लिया है। अब हम यहाँ पर विलयन को समझते हैं, सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक घटकों से बना जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और मैंने बताया था कि समांगी मिश्रण क्या होता है। देखिए जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक या 2 या 2 से अधिक घटक आपस में इस तरीके से मिले हुए होते हैं कि पूरा का पूरा मिश्रण ही समान दिखता है या एक जैसा दिखता है, उसे ही समांगी मिश्रण कहते हैं। और जो समांगी मिश्रण है वही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है और विलयन के जो कण हैं उनमें समांगिकता होती है, अर्थात विलयन के जो कण हैं वो देखने पर एक समान प्रतीत होते हैं। जैसे यदि हम किसी गिलास में, राइट, यदि हम किसी गिलास में क्या कर दें, चीनी को घोल दें, राइट, तो जो चीनी का घोल है या शक्कर का जो घोल है वो एक क्या है, विलयन है। क्योंकि चीनी के घुलने के पश्चात में आप ये नहीं बताएंगे कि इसमें से ये जो कण है ये चीनी का है, ये कण किसका है, जल का है, क्योंकि वो एक दूसरे में बहुत ही अच्छे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, राइट। साथ ही साथ विलयन किसी भी भौतिक अवस्था के भी हो सकते हैं। तो जो समांगी मिश्रण है या जो विलयन है ये भी किसी भी भौतिक अवस्था में हो सकता है। जैसे ठोस अवस्था का अगर हम उदाहरण देखें तो मिश्र धातु, तो अगर हम देखें तो ठोस अवस्था में समांगी मिश्रण या ठोस अवस्था में विलयन, उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मिश्र धातु जो है वो ठोस विलयन कहलाता है या ठोस समांगी मिश्रण कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें गैसीय विलयन की या गैसीय समांगी मिश्रण की, तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, वायु। कई गैसों का क्या है, विलयन है, राइट, ये समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु कई ठोसों का समांगी मिश्रण है। तो वहीं द्रव जो विलयन है, राइट, ये द्रव नहीं है, दरअसल यहाँ पर क्या है, द्रव है, लिक्विड। तो सोडा जल हो जाएगा या नींबू शरबत इत्यादि जो है वो क्या हो जाएंगे, द्रव विलयन के उदाहरण हो जाएंगे, राइट। अब अगर हम यहाँ पर विलयन से और अधिक पढ़े तो यहाँ से 3-3 नंबर के लिए हम और अधिक तैयारी करेंगे, राइट। तो किसी भी विलयन के 2 भाग होते हैं। विलयन में एक घटक को विलायक कहा जाता है और विलयन के एक घटक को विलेय कहते हैं। तो इसमें से विलायक या सॉल्वेंट कौन सा होता है, तो देखिए किसी भी विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को अपने में मिलाता है या जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो विलायक वह घटक है जो दूसरे घटक को विलयन में या स्वयं में मिलाता है तथा इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे अगर चीनी का घोल है, राइट, किसमें, जल में, जल में अगर चीनी का घोल है तो यहाँ पर जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा और चीनी क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी, राइट। अब हम यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन समझते हैं विलेय की। विलेय क्या होता है, विलेय विलयन का वह घटक होता है जो विलायक में घुला हुआ होता है या जिसकी मात्रा विलायक से क्या होती है, कम होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। किसी भी विलयन में विलेय की जो मात्रा है उसके आधार पर विलयन को 2 प्रकार से जाना जाता है। एक हो जाएगा सांद्र विलयन और दूसरा हो जाएगा तनु विलयन। देखिए अगर हम 2 विलयनों की तुलना करें, राइट, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये कहा कि एक मग जो है इसमें 5 ग्राम जो है शक्कर घुरी हुई है, तो और दूसरा जो मग है इसमें क्या है, यहाँ पर 50 ग्राम जो क्या है शक्कर घुरी हुई है। तो अगर किसी एक विलयन में, राइट, किसी एक विलयन को किसी दूसरे विलयन से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर हम कह सकते हैं कि देखिए जब 2 विलयनों की तुलना की जाए तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, सांद्र विलयन कहा जाता है, राइट।
या उसको ही कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। तो दो विलयनों की तुलना में जिस विलयन में विलेय ज़्यादा हो उस विलयन को ही क्या कहा जाता है? सांद्र विलयन कहा जाता है। और दो विलयनों की तुलना में जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है, तो उसी क्या कहा जाता है? तनु विलयन कहा जाता है। तो जैसे एक विलयन में, जैसे हमने कहा कि 100 ml जल में 50 ग्राम शक्कर घुली हुई है और 100 ml जो है जल में 5 ग्राम शक्कर घुली हुई है, तो भाई पानी की क्वांटिटी समान है। तो अगर हम देखें तो 100 मिलीलीटर जल में यहाँ पर 50 ग्राम विलेय है और यहाँ पर 5 ग्राम विलेय है, तो इसमें विलेय की संख्या या विलेय की मात्रा कम है, तो ये कौन सा होगा? तनु विलयन होगा। और इसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है, तो ये कैसा होगा? सांद्र विलयन होगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर विलयन को एक तरीके से और जो है अंतर से समझेंगे। एक हो जाएगा संतृप्त विलयन और दूसरा क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन हो जाएगा। राइट, देखिए जो विलायक होता है उसमें क्या घोला जाता है? विलेय को घोला जाता है, लेकिन किसी भी विलायक में हम विलेय को एक सीमित मात्रा तक ही घोल सकते हैं, अर्थात एक ऐसी अवस्था होती है जिसके पश्चात विलायक में विलेय घोला ही नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि भाई 100 मिलीलीटर क्या है? जल है, आप उसमें 50 ग्राम शक्कर घोल सकते हैं और जैसे जैसे आप उसमें शक्कर मिलाते जाएंगे वो गाढ़ा होता जाएगा और एक ऐसी स्टेज आएगी कि जैसे आपने इसमें 70 ग्राम जो है शक्कर घोल दी और पूरा का पूरा विलयन अब इतना एक तरीके से लिक्विड अवस्था से पूरा ठोस जैसा हो गया, उसमें और शक्कर जो है वो घुल ही नहीं रही है, क्योंकि विलेय की जो मात्रा है वो लगभग जो है विलायक की मात्रा के बराबर होने वाले है। तो इस अवस्था को ही क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो संतृप्त विलयन क्या होता है? देखिए, ऐसा विलयन जिसमें किसी दिए गए ताप पर, ध्यान रखें इस बात को, राइट, तो ऐसा विलयन जिसमें किसी दिए गए ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उस विलयन को ही क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि मैं तो तृप्त हो चुका हूं, अब और नहीं झेल सकता हूं, तो वैसे विलयन कि भाई विलायक जो है तृप्त हो चुका है, अब उसमें और भी अधिक जो है विलेय नहीं घोला जा सकता। तो ऐसा विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो उसके ही संतृप्त विलयन कहा जाता है। राइट, और चूंकि अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने से जो विलायक है, राइट, उसमें हम और अधिक क्या कर सकते हैं? विलेय घोल सकते हैं। इसीलिए दिए गए ताप पर यदि किसी विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो उस विलयन को ही संतृप्त विलयन कहते हैं। राइट, और अगर हम देखें तो किसी भी विलयन में समान ताप पर विभिन्न विलेयों की घुलनशीलता क्या होती है? अलग होती है। जैसे जल में आप चीनी को घोलें या अन्य किसी पदार्थ को घोलते हैं, राइट, तो अलग अलग जो है पदार्थ की जो है विलेयता भी अलग अलग होती है। अब क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन। राइट, असंतृप्त विलयन की बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि वह विलयन जिसमें सामान्य ताप पर और अधिक जो है विलेय घोला जा सकता है, अर्थात उसमें विलेय की मात्रा संतृप्तता के स्तर से अभी भी क्या है? कम है, उसे ही क्या कहा जाता है? असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने जो समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण में विलयन क्या होता है? राइट, विलेय क्या होता है? विलायक क्या होता है? सांद्र विलयन क्या होता है? तनु विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन क्या होता है? इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर जो विषमांगी मिश्रण है उसके दो प्रकार, एक निलंबन और एक ठोस, इसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ से भी 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? निलंबन हो जाएगा। देखिए, निलंबन क्या होता है? ऐसा विषमांगी मिश्रण, अब मैंने विषमांगी मिश्रण के बारे में बताया था कि विषमांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें एक घटक दूसरे घटक में पूरी तरीके से नहीं मिलते हैं।
राइट। तो ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव्य में मिले हुए ना हो, अर्थात परिक्षेपित हो, डिस्पर्स्ड हो या बिखरे हुए हो, उसे ही क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है। तो सीधी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव्य में परिक्षेपित हो, डिस्पर्स्ड हो, उसे ही क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है। दरअसल निलंबन में जो विलेय पदार्थ होता है, ठोस कण होते हैं, वो विलायक में घुले हुए नहीं होते हैं, बल्कि जो माध्यम की समष्टि होती है उसमें पूरी तरीके से क्या होते हैं? निलंबित होते हैं या परिक्षेपित होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर? पानी में मिट्टी का मिश्रण, राइट। तो जैसे ही आप पानी में क्या करेंगे? जैसे ही आप मिट्टी को घोलेंगे, तो जैसे ही मिट्टी घुलेगी तो मिट्टी के जो कण हैं वो जल में घुले हुए नहीं, मतलब जल में पूरी तरीके से नहीं घुलेंगे, बल्कि मिट्टी के जो कण हैं वो बहुत ही मतलब एक तरीके से पूरे के पूरे बिलियन में इधर उधर क्या होंगे? बिखरे हुए होंगे, राइट। लेकिन यदि आप जो निलंबित है, राइट, यदि आप निलंबन को स्थिर अवस्था में रख देंगे तो फिर क्या होगा? मिट्टी के जो कण है वो कुछ देर में नीचे बैठ जाएंगे, राइट। तो कुल मिलाकर पानी में जो मिट्टी का मिश्रण है वो किसका मिश्रण हो जाएगा? निलंबन का मिश्रण हो जाएगा, राइट। अब अगला हो जाएगा कोलाइड, राइट। कोलाइड क्या होता है? देखिए, कोलाइड ऐसा विषमांग मिश्रण जिसमें कण विलयन के सदृश समान रूप से पूरे विलयन में क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा विषमांग मिश्रण जिसमें एक घटक दूसरे घटक में इस तरीके से मिला हुआ होता है, राइट, मतलब एक तरीके से इस तरीके से होता है कि वो जो कण है वो आपस में मिलते नहीं है, लेकिन देखने पर हमको एक समान प्रतीत होता है या समांगी मिश्रण जैसा प्रतीत होता है, तो उस विलयन को ही क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो ऐसा विषमांग मिश्रण जिसमें कण विलायक के सदृश समान रूप से पूरे विलयन में फैले होते हैं उसे ही कोलाइड कहते हैं, राइट। और कोलाइड और निलंबन में अंतर केवल इतना ही है कि कोलाइड में कणों का आकार काफी बड़ा होता है, जबकि निलंबन की अपेक्षा कोलाइड में कणों का आकार क्या होता है? छोटा होता है, जिस वजह से पूरा मिश्रण, राइट, पूरा मिश्रण असमांगी होते हुए भी कैसा? समांगी प्रतीत होता है, परंतु वास्तविकता में वो होता कैसा है? असमांगी मिश्रण ही होता है। जैसे क्या हो जाएगा? दूध। अगर आप देखें तो दूध क्या है? एक पायस का उदाहरण है, और पायस किसका? कोलाइड का ही प्रकार है। अर्थात दूध में अगर हम देखें तो दूध में जो वसा के कण है वो जल में ऐसे मिले हुए होते हैं कि हमें देखने पर दूध बिल्कुल क्या है? एक समान दिखाई देता है, परंतु हकीकत ये होती है कि दूध में वसा के कण क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं। वैसे क्या हो जाएगा? कोहरा हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, दूधिया कांच हो जाएंगे। ये सभी कोलाइड के क्या हैं? उदाहरण है। अब चूंकि मिश्रण क्या होते हैं? अनियमित जो है या अनिश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं, इसीलिए मिश्रण के जो घटक हैं उनको विभिन्न भौतिक विधियों से क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है, राइट। आप ध्यान से समझें कि जो यौगिक है, यौगिक के घटकों को रासायनिक विधि या वैद्युत रासायनिक विधि के द्वारा ही अलग अलग किया जा सकता है, परंतु मिश्रण के जो घटक हैं उनको भौतिक विधि से अलग अलग किया जा सकता है। तो हो सकता है कि मिश्रण के पृथक्करण की किसी भी एक आध विधि पर 5 नंबर की जो है टिप्पणी आ सकती है, राइट। पूछा जा सकता है कि अपकेंद्रण क्या होता है या अपकेंद्रण से मिश्रण को कैसे अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर जो मिश्रण के घटक हैं उनको पृथक्करण करने की जो विधियां हैं, अपकेंद्रण हो जाएगा, राइट। और कई विधियां, उनको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण हो जाएगा या सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या होता है समझिए। देखिए, यदि मिश्रण में, राइट, यदि मिश्रण में एक घटक के कण इतने बड़े हैं कि उनको अगर हम छन्नक पत्र के द्वारा छान लें तो उनको छन्नी से क्या किया जाता है?
अलग किया जाता है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो चाय हो जाएगी, राइट। हम सुबह प्रत्येक दिन चाय बनाते हैं और जो चाय की पत्तियां होती हैं उनके कण क्या होते हैं, बड़े हुए होते हैं। इसलिए जब हम चाय पीते हैं तो छन्नी में पूरी की पूरी क्या करते हैं, चाय को उड़ेल देते हैं और उससे क्या होते हैं, जो चाय के कण होते हैं वो छन्नी से पार नहीं जा पाते हैं और चाय के जो कण हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। परंतु यदि मिश्रण के घटक इतने बारीक हों कि वो छन्नक से क्या हो जाए, पत्र के जो है छिद्रों को पार कर जाएं, राइट। तो जब किसी मिश्रण में, राइट, जब किसी द्रव में मौजूद कण इतने छोटे होते हैं कि वो छन्नी के छिद्रों से क्या हो जाए, पार निकल जाते हैं, तो उन कणों को छानने की विधि से या छानन विधि के द्वारा अलग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रणों को अलग करने के लिए जो विधि उपयोग में लाई जाती है वो कौन सी होती है, अपकेंद्रण विधि होती है, राइट। और ऐसे मिश्रणों को क्या करते हैं, हम तेजी से घुमाते हैं और तेजी से घूमने के कारण जो कण है वो घूमते जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो घूमते घूमते क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, राइट, और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, राइट। और इस विधि को ही क्या कहते हैं, अपकेंद्रण कहते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर हम सीधा कह सकते हैं कि जब द्रव में किसी विलेय के ऐसे कण, राइट, जब किसी द्रव में विलेय के कण मौजूद हों जिनको छन्नी से छानना संभव ना हो, तो हम पूरे के पूरे विलयन को क्या करते हैं, गोल गोल घुमा देते हैं, जिससे बारीक कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर हो जाते हैं। और इस विधि से हम जो पूरा का पूरा द्रव है और द्रव में से उसको भौतिक विधि से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, जांच में, प्रयोगशाला में, राइट। तो जो आपका ब्लड टेस्ट होता है वो दरअसल अपकेंद्रण विधि से ही होता है। आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसको प्रयोगशाला में बहुत ही तेजी से घुमाया जाता है, राइट। और उस माध्यम से फिर क्या होती है, आपकी जो आरबीसीज हैं वो अलग हो जाती हैं और उनका परीक्षण कर लिया जाता है। फिर दूध से क्रीम निकालने में भाई हमने देखा है कि जो दूध है, दूध में वसा के कण मिले हुए होते हैं, लेकिन अगर आप उसको छन्नी से छालेंगे तो वो छनेगा नहीं, इसलिए दूध को हम बहुत तेजी से घुमाते हैं तो उसकी वजह से दूध से क्या होती है, क्रीम निकल आती है। वैसे ही वॉशिंग मशीन में भी जो भीगे कपड़े हैं उनसे जल निकालने के लिए भी अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर बाष्पीकरण, या जिसको क्या कहा जाता है, इवापोरेशन कहा जाता है। तो देखिए बाष्पीकरण क्या होता है, देखिए बाष्पीकरण मिश्रण के पृथक्करण की वह विधि है जिसमें से द्रव में से किसी ठोस को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव के मिश्रण से पृथक करते हैं तो वहां पर बाष्पीकरण की विधि को उपयोग में लाया जाता है, राइट। और सामान्यतः जो विलयन होता है उसको गर्म किया जाता है या ऊष्मा ऊर्जा दी जाती है, जिसके माध्यम से विलेय एवं विलायक क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, जिसमें से एक घटक जो है उसका बाष्प, एक जो घटक है वो बाष्पीकृत हो जाता है और दूसरा घटक जो है वो हमको शेष बच जाता है। उदाहरण के तौर पर समुद्री जल से नमक बनाने में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। दरअसल जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उसमें क्या करते हैं कि समुद्र में आसपास रेत से क्या कर देते हैं, दीवार बना देते हैं, जिससे समुद्र का पानी है ये इस जो है एक तरीके से यहाँ पर केंद्रित हो जाता है। फिर धूप की किरणों से ये जो समुद्र का जल है, समुद्र के जल का क्या होता है, बाष्पीकरण हो जाता है और शेष जो बचता है वो क्या होता है, नमक होता है, जिसको हम और भी अच्छी तरीके से रिफाइन कर लेते हैं, तब जाकर ये खाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आस्वादन और क्या हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा। देखिए आस्वादन और निस्तारण जो विधि है, राइट, तो पृथक्करण की आस्वादन और निस्तारण विधि को प्रयोग में तब लाया जाता है जब किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थ क्या हो, घुला हुआ होता है, राइट। और जब किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थ घुला हुआ होता है तो उसको द्रव से अलग करने के लिए हम उस विलयन को क्या कर देंगे, शांत छोड़ देंगे। तो जब विलयन को शांत छोड़ देंगे तो जो अघुलनशील अशुद्धि है वो क्या हो जाएगी, तली में नीचे बैठ जाएगी और ऊपर क्या हो जाएगा,
शुद्ध पदार्थ बचेगा, राइट। तो जो भारी कण है या जो अघुलनशील पदार्थ है, ये नीचे बैठने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन कहा जाता है, राइट। तो किसी ऐसा विलयन जिसमें द्रव्य में अघुलनशील पदार्थ घुले हुए होते हैं तो हम विलयन को शांत छोड़ देते हैं। इससे जो अघुलनशील पदार्थ के भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और इस नीचे बैठने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अवसादन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। और ऊपर क्या बचता है, द्रव्य बचता है, जिसको हम अलग से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, निस्तारण कहा जाता है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर जल में से अगर हमको जल एवं मिट्टी में से अगर हमको जो है जल को अलग करना हो तो जल एवं मिट्टी के जो विलयन है उसको हम कुछ देर के लिए क्या कर देंगे, शांत छोड़ देंगे। तो जो मिट्टी के जितने भी कण हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होने के बाद में आप सावधानी पूर्वक जो ऊपर का लिक्विड है उसको आप निकाल लो। तो यहाँ पर जो है अघुलनशील जो अशुद्धि है वो शेष बच जाएगी, राइट। अब इसके अनुप्रयोग क्या है, तो जो अवसादन विधि है इसके अनुप्रयोग की चर्चा करें तो इसके अनुप्रयोग में पहला क्या हो जाएगा कि जो अवसादन एवं निस्तारण विधि है इसी के माध्यम से तेल एवं जल को अलग किया जाता है। क्योंकि तेल और जल जब आपस में मिलते हैं तो जो तेल है वो क्या होता है, जल के ऊपर तैरने लगता है, राइट। या फिर दो द्रव जिनमें से एक जो द्रव है वो दूसरे के ऊपर क्या बना लेगा, परत बना लेगा, जिससे हम जो नीचे वाला द्रव है, जो भारी द्रव है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर का द्रव जो है वो हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो तेल एवं जल के जो अघुलनशील मिश्रण है उसको अवसादन एवं निस्तारण विधि से ही हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। साथ ही साथ जो धातु का शोधन किया जाता है, जैसे जो अयस्क होती हैं जब उनको गर्म किया जाता है तो अशुद्धियां क्या होती हैं, नीचे बैठ जाती हैं और भट्टी से जो शुद्ध लोहा होता है वो शेष रह जाता है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो धातु शोधन के दौरान जो लोहे को पृथक करने के लिए जो हल्का स्लैग होता है उसको ऊपर से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो नीचे जो है शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है। अब हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, यह क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन, राइट। अब देखिए यहां पर ऊर्ध्वपतित ऐसा, राइट, देखिए ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ क्या हो, ऊर्ध्वपतित हो सकने वाला हो। और ऊर्ध्वपतित हो सकने वाला पदार्थ क्या होता है, ऐसा पदार्थ जब जिसको गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड अवस्था में ना आकर सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, राइट। तो ऐसा मिश्रण जिसमें ऊर्ध्वपतित हो सकने वाले अवयव हो और ऊर्ध्वपतित ना होने वाले अवयव हो तो उनको ऊर्ध्वपातन विधि से ही क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए, तो एक तो हो जाएगा नमक और दूसरा क्या हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड। तो इसको गर्म करेंगे तो अमोनिया क्लोराइड सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और नमक शेष बच जाएगा। वैसे ही आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग करने में। अब अगली पृथक्करण की विधि हो जाएगी क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी, राइट। तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के क्या होते हैं, विलेय में घुले होते हैं। तो जब कई विलेय एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं तो वहां से मिश्रण को अलग अलग करने के लिए, मिश्रण के घटकों को अलग अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम इसका अनुप्रयोग देखें तो ये हो सकता है, अनुप्रयोग भी आ सकते हैं। जैसे डाई में जो रंग है उनको पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, राइट। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है और रक्त से ड्रग, जो नशीले ड्रग्स हैं वो निकालने में भी क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अब हो जाएगा आसवन, यह क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन हो जाएगा, राइट। तो देखिए जो आसवन विधि है उसका प्रयोग ऐसे मिश्रण को अलग करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना क्या होते हैं, उबलते हैं,
तथा जिनके घटकों का क्वथनांक में क्या होता है, अंतर होता है। तो आस्वन विधि का या डिस्टिलेशन विधि का प्रयोग उन मिश्रणों को अलग करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना क्या होते हैं, उबलते हैं, तथा जिनके क्वथनांकों में क्या होता है, अंतर होता है। राइट, अर्थात हम अगर उनका गर्म करें तो वो जो भी पदार्थ है उसका विघटन नहीं होगा, राइट, बल्कि क्वथनांक अलग अलग होने से पहले एक पदार्थ को हम अलग कर लेंगे, फिर दूसरे पदार्थ को अलग कर लेंगे। राइट, तो उन पदार्थ जो कि विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके क्वथनांकों में, घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है, राइट, उनको अलग अलग करने के लिए आस्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। राइट, उदाहरण एसीटोन और जल का मिश्रण अलग करने के लिए, एल्कोहल व जल का मिश्रण अलग करने में, समुद्री जल के शोधन में आस्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसका एक प्रकार होता है प्रभाजी आस्वन। देखिए प्रभाजी आस्वन, देखिए जब दो अघुलनशील द्रवों का क्या होता है, मिश्रण होता है, और यदि उनके क्वथनांक में अगर 25 केल्विन का क्या होता है, अंतर होता है। राइट, तो यदि दो द्रव राइट जो कि अघुलनशील होते हैं, राइट, एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं, साथ ही साथ उनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, तो उस मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आस्वन का प्रयोग किया जाता है। राइट, उदाहरण के लिए जो पेट्रोलियम है उनसे विभिन्न घटकों का जो पृथक्करण है वो प्रभाजी आस्वन विधि से होता है, या वायु से विभिन्न गैसों का क्या हो जाएगा, पृथक्करण हो जाएगा। क्लियर? अब हो जाएगा यहां पर क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण पदार्थों के पृथक्करण की वह विधि है जिसमें ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, और इसके द्वारा जो शुद्ध ठोस है या क्रिस्टल के रूप में ठोस के विलयन से जो है वो शुद्ध पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। राइट, उदाहरण के लिए जैसे समुद्री जल से अगर हमको नमक प्राप्त करना हो तो सबसे पहले तो क्या है, वहां पर हो जाएगा बाष्पीकरण। तो बाष्पीकरण से जल क्या हो जाता है, जो है बाष्पीकृत हो जाता है, नमक क्या होता है, प्राप्त होता है। फिर जो नमक होता है उसमें बहुत सी क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। या अशुद्ध नमूने में से फिटकरी पृथक करने में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने इस लेक्चर में मिश्रण और मिश्रण के पृथक्करण की विधियों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।